मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बजरी की रेटें कम करो, कम करो कम करो, बजरी की रेटें कम करो, कम करो कम करो, गुंडे ठेकेदार द्वारा लूट बंद करो, बंद करो बंद करो, बजरी की लूट बंद करो। बंद करो बंद करो। देखिए, आज पिछले 65 दिन से जो बजरी का धरना अपना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और आज प्रशासन द्वारा इस धरने को कुचलने का नाकाम प्रयास किया गया, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आपने छोटे से संदेश के ऊपर आसपास के युवा एक 15 मिनट के अंदर इतनी बड़ी संख्या में पधार कर इस धरने को असफल करने के प्रयास से बचाया गया। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आशा करते हैं आगे भी आप छोटे से संदेश के पर यहाँ बड़ी संख्या में पधारें। और बीच में अब 8-10 दिन थोड़ा सा किसी कारणों की वजह से हम इसको कम आने लग गए थे, लेकिन सबकी भावनाएं इस धरने के ऊपर थी। आस्था से सब बाड़मेर के लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि एक बार से लुटेरा ठेकेदार सरकार ने अपनी बाड़मेर की जनता को लूटने के लिए बैठा दिया है। इसके खिलाफ पूरे बाड़मेर की जनता उसके खिलाफ हो चुकी है, जन जन तक आक्रोश फैल चुका है। लेकिन कुछ तो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं और कुछ जन आक्रोश में व्यस्त हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर कौन सा ऐसा आक्रोश आ गया तो आप घूम घूम के कह रहे हो, लेकिन जो बजरी का सबसे बड़ा मुद्दा था उसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर इस बाड़मेर की जनता को एक लुटेरे ठेकेदार के अंदर हाथों लूटने के लिए दे दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और सरकार से ये कहना चाहता हूं कि एक जो क्रेशर लगता है उसकी लीज होती है, करोड़ों रुपए लीज का देकर एक छोटी सी लीज लगाता है और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके क्रेशर लगाता है, पत्थर तोड़ता है और उस क्रेशर के अंदर पीसता है, छानता है। उसके बाद में वो माइनिंग के पैसे भी भरता है, रॉयल्टी भी भरता है। फिर भी वो क्रेशर के अंदर पीस कर मूंगिया जो अपना वो बेचते हैं 250 से 300 रुपए टन बेचता है। लेकिन इस ठेकेदार को ऐसी क्या लागत आ गई जो बजरी ये 500 रुपए टन बेचने के लिए मजबूर हो गया। ये तो सीधी सीधी एक लूट है। और हमारी प्रशासन से दो दौर की वार्ता हुई, तो बार बार प्रशासन के अधिकारी और एमई साहब ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ठेकेदार को इससे कम पड़ता नहीं खाता। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा उस ठेकेदार ने बजरी के अंदर क्या मिला दिया ताकि बजरी एक सोने के भाव हो गई। बजरी वही है, इसी नदी की बजरी है, अपनी बजरी है। और पहले 2 से 2.5 हजार रुपए टन के अंदर 2 से 2.5 हजार रुपए में गाड़ी पूरी भरवाते थे, फुल भरवाते थे। तो उनको लीज का पैसा भी देना पड़ता था और बजरी की भराई भी लगती थी और रॉयल्टी भी जमा करते थे। लेकिन इस लुटेरे ठेकेदार ने ऐसा क्या मिला दिया जो वही 100 रुपए की बजरी अब 500 रुपए में खरीदने के लिए अपने को मजबूर कर दिया। इसके अंदर साफ साफ प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों की मिली भगती की बू आ रही है, इसलिए सब मिलकर अपने को लूट रहे हैं। पिछली बार जो बीजेपी की सरकार थी तब इसी लुटेरे ठेकेदार जनता को लूट रहा था, तो हमारे माननीय अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री साहब वो जयपुर के अंदर बोल रहे थे विधानसभा के अंदर कि 5 करोड़ की मंथली पर मंथ ये बीजेपी सरकार को देता है। और उसी लुटेरे ठेकेदार को या पूरे राजस्थान का ठेका पूरी राजस्थान की जनता को लूटने के लिए छोड़ दिया है। तो ये कतई जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात, ये और पूरे राजस्थान का हवाला दे रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर अलग अलग परिस्थितियों में बजरी निकलती है। बीकानेर के अंदर जमीन के अंदर खान से खोद के निकालते हैं, फिर उस पत्थर को पीसते हैं, धुलाई करते हैं। वैसे भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रोसीजर होता है और 2-3 बार ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है और प्रोसेसिंग के पैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ तो बजरी सीधी नदी के अंदर बजरी मशीन लगाओ और 15 रुपए टन से भराई का खर्चा आता है और 50 रुपए करीब रॉयल्टी का खर्चा आता है। लेकिन 60-70 रुपए के अगर ज्यादा उसके अंदर प्रॉफिट कमाता 15-20%, तो 100 रुपए से ज्यादा रेट कतई नहीं होती है। फिर भी उसका मन नहीं भरता, पूरी लूट मचा रखी है।
पूरी नदी क्षेत्र के अंदर जिसके इसको माइन का पट्टा दिया है, उससे भी दूर आसपास के खेतों के अंदर भी ये जबरदस्ती बजरी खोद देता है। जबरदस्ती गुंडे और मवालियां पाल रखे जो जब मर्जी आए जिसकी गाड़ी रुकवा के तोड़ फोड़ कर देते हैं। जिसके पास रोटी की पर्ची हो और उसके 5-10 मिनट भी अगर लेट सेट हो जाए तो उसके भी गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं और गाड़ी को बंद करवा देते हैं। तो इस तरीके की लूट है जो जनता को कतई बर्दाश्त नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि सरकार के भी अभी उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि जिस प्रकार से लूट मचा सकी है, तो उनको ये लग रहा है कि अब आने वाले में समय में तो हमारी वापसी होगी नहीं। तो किस तरीके से जनता को पूरा यहाँ से लूट लूट कर, पूरी बाड़मेर की जनता और राजस्थान की जनता को लूट कर और वो भारत जोड़ने के अंदर पैसे खर्च कर रही है। करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं है। अपराधों के अंदर राजस्थान भारत के अंदर नंबर 1 पे आ गया है। और यही सिलसिला हर जगह हर मोर्चे पर सरकार फेल है। महंगाई की बात करते हैं और वहाँ रैलियां निकालते हैं, लेकिन यहाँ पेट्रोल डीजल भी दूसरे स्टेटों से 10-15 रुपए महंगा कर रखा है और वही मेन महंगाई का आधार होता है। सरकार अपनी जवाबदारियों पे बिल्कुल फैल रही है। शिक्षा व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से अध्यापकों के ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिए और पिछले 4 साल से जितनी भी भर्तियां सरकार ने निकाली, सारी की सारी भर्तियां फेल हो गई, पर्चे लीक हो गए। सब भर्तियों के अंदर बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। किसी भी भर्ती की सीबीआई से जांच नहीं करवाई, वो अपने लेवल पर जांच कराकर अपने सेहतों को बचा लिया। और जिस पेपर लीक के ठेकेदारों को और यहाँ से जिस भी घोटालेबाजों को पकड़ा था, 5, 10, 15 दिन की, 20 दिन की, महीने की फॉर्मेलिटी करके सबको छोड़ दिया। और बेरोजगार बहुत ही परेशान है। वो सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठा है कि कब भर्तियां निकलेगी, कब हमको रोजगार मिलेगा। पट के पढ़ने वाले युवा बहुत ही हताश हो गए, लेकिन इस निकम्मी सरकार को शर्म नहीं आती कि हर छोटी से छोटी भर्ती के पेपर भी लीक हो जाते हैं। सभी भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला फैल गया है कि हर जगह कहीं भी जाओ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है। लेकिन अब राजस्थान की जनता जाग चुकी है। बाड़मेर से, बालोतरा से ये बजरी का आंदोलन की शुरुआत हुई है और ये पूरे राजस्थान के अंदर जल्दी फैलने वाली है। कई जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। अभी सिरोही के अंदर किसान एकत्रित होके और सरकार को मजबूर कर दिया वह ट्रैक्टर फ्री करने के लिए। जब हमारी बात हो रही थी तो हमने तो इतना ही बोला था कि हाथ से जो भर के ले जाएगा ट्रैक्टर वो फ्री होना चाहिए। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ऊंट गाड़े के अंदर जो लकड़ी वगैरह लोड करके जाते हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उसी ऊंट गाड़े की श्रेणी के अंदर ट्रैक्टर को लेकर किसान का साधन मानते हुए और अपने घर के लिए जो बजरी यूज करने के लिए किसान लेके जाते हैं उनको सभी को फ्री करना चाहिए। किसानों से हाथ से खोद कर ले जाने से कभी नदी खत्म होने वाली नहीं है। और जिस प्रकार ये ठेकेदार अपनी मनमर्जी कर रहा है, गुंडे छोड़ रखे हैं और पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है और उनको तो सिर्फ ये धरना दिखता है। आज धरने के ऊपर 8-10 थानों की पुलिस को बुला लिया, जैसे किसी टेररिस्ट को यहाँ से पकड़ के ले जाना हो। नहीं होने देंगे। आरएलपी के युवा बहुत ही क्रांतिकारी है। हमारे नेताजी हनुमान जी बेनीवाल बहुत क्रांतिकारी नेता है, जिन्होंने सबको जगा दिया, अपने अधिकार और हक के लिए लड़ना सिखा दिया। तो हम अपनी मजबूती से आगे भी लड़ेंगे और ये अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे। इस तरीके से पूरे राजस्थान की जनता को, बाड़मेर की जनता को उस लुटेरे ठेकेदार के हाथों लूटने नहीं देंगे। जब तक हमारे अंदर प्राण है, दम है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और आप सभी लोगों को मैं ये अपील करता हूं, आज के बाद में आप बड़ी संख्या में यहाँ धरना स्थल पर पधारें और जल्दी आने वाले 5-7-10 दिनों के अंदर बालोतरा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन करें, इतना बड़ा आंदोलन करें हुए और सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर करें। यही आपसे अपील करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उम्मीदवार जी। एक बात और मैं आज कहना चाहूंगा
अनशन पर जो हमारे दो साथी बैठे हैं उनके समर्थन के अंदर आज ब्राह्मण महासभा ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ब्राह्मण महासभा का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप आभार व्यक्त करें। अब मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय श्री रऊफ खान जी मेहर, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान। सबसे पहले तो मैं हमारे पड़ोस में भूंगरा में जो गैस की त्रासदी हुई उनमें जान गंवाने वाले सभी हमारे परिवारजन बिछड़ चुके हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आपके इस बलोत्रा की सरजमीन पर क्रांतिकारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो जनता के मुद्दे को लेकर आपके बीच में पिछले 65 दिनों से यहाँ आप सभी कार्यकर्ता जो संघर्ष कर रहे हैं और हमारे आदरणीय उम्मेदवार राम जी बेनीवाल साहब, प्रदेश महामंत्री थान सिंह जी डोड़ी, ब्लॉक अध्यक्ष जी जालाराम जी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ओम जी काकड़ पायतू, सम्य खान जी ब्लॉक अध्यक्ष पाटोदी और आरएलपी की सभी पदाधिकारीगण और सभी 36 कौम के युवा शक्ति और सज्जनों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन ही शोषित, दलित और पिछड़े हुए व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उनके मान और सम्मान की लड़ाई है। इसी मंशा को लेकर आदरणीय हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल साहब जब आपके लिए संघर्ष कर रहे थे और उनको ये लगा ये दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी 36 कौम के लिए शोषित, दलित, पिछड़े तबके के जो लोग हैं उनके हकों के साथ कुठाराघात करेगी, ये इनको कभी सम्मान नहीं देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। उनके मन में ये विचार आया, वो किसी भी पार्टी से नहीं जुड़कर उन्होंने खुद राजस्थान के अंदर हमारी पार्टी का गठन किया। और पार्टी का गठन होने के बाद से आप पिछले 4 साल से देख लो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन 2018 में हुआ। माननीय उम्मेदवार राम जी बेनीवाल साहब आपके नजदीक विधानसभा क्षेत्र बायतू से विधानसभा चुनाव लड़े, उस दिन से लेकर आज दिन तक आप सभी 36 कौम के लोग जानते हैं कि उम्मेदवार राम जी बेनीवाल साहब एक संघर्ष का नाम है। बाड़मेर के अंदर आरएलपी की पहचान हनुमान जी बेनीवाल साहब के बाद में अगर किसी नेता की है तो उम्मेदवार राम जी चौधरी की है। वो 36 कौम के साथ रहते हैं, उनके सुख में दुख में जब भी संघर्ष किया, चाहे हमारे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे हमारी जिसको गौ माता कहते हैं, गौ माता के लिए जो रंपी की बीमारी आई उसमें संघर्ष किया। और बजरी जो हर वर्ग, हर जाति और हर घर में काम आने वाली है, तो उसके लिए भी हमारी आरएलपी पार्टी ने जो संघर्ष स्टार्ट किया हुआ है, इस संघर्ष को प्रशासन हल्के में ना ले। ये बैनर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है, ये अपने आप में एक वजूद है। राजस्थान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दबदबा है। और माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जहां भी जाते हैं, जिनका साथ दिया, जिनके लिए लड़े हैं, आज तक जीत कर गए हैं। चाहे आप कोई भी इतिहास उठाकर देख लो, जब भी हनुमान बेनीवाल ने किसी की भी आवाज उठाई, चाहे 36 कौम के कोई मैटर ले लो आप, चाहे बंजारा समाज का मैटर था, उनको उजाड़ दिया गया था, हमारे माननीय 2 विधायक वहां गए, उन पर मुकदमे दर्ज किए, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल और उनकी टीम ने संघर्ष किया और राजस्थान के अंदर ऐसा कानून बनवा दिया कि आप गोचर भूमि में भी और अन्य भूमि में भी अगर मकान बने हुए हैं तो वहां पर आप उजाड़ नहीं सकते, उनको पुनर्वास करवाया। हनुमान बेनीवाल ने जब किसानों की लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के एनडी में जुड़े हुए थे, ठोकर मार किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष लंबा चला, लेकिन हुआ वही जो हनुमान बेनीवाल ने और जनता ने चाहा। उन्होंने जनता की आवाज को समझा, पीड़ा को समझा और आपका साथ दिया और जनता ने उनका साथ दिया, तो परिणाम वही हुआ जो जनता चाहती थी। तो हनुमान बेनीवाल जब भी जिस मुद्दे को उठा लेते हैं, वो मुद्दा आज तक तो भगवान ने लाज रखी है। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए आपको पिछले 7-8 दिन पहले जो हमारी त्रासदी हुई भूंगरा में, उसके अंदर भी माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल का मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद तो नहीं दूंगा, लेकिन उनको मैं ये सम्मान जरूर करूंगा कि उन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटल भी गए और संसद के अंदर अगर कोई सांसद बोला, राजस्थान के 25 सांसद थे, उसमें से हर जाति हर वर्ग के थे, केंद्रीय मंत्री भी हैं और इसी क्षेत्र के मंत्री भी थे।
जोधपुर जो गृह जिले के सांसद भी हैं और केंद्र में जल शक्ति मंत्री भी हैं, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। लेकिन मैं सम्मान करता हूं आदरणीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल का, जिन्होंने उस त्रासदी को संसद के अंदर उठाया। उसके बाद सारे लीडर आगे आए, बोलने लगे और राज्य सरकार जो हर तरफ था, अशोक जी गहलोत साहब राजस्थान के अंदर बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जनता की सेवा के लिए चले गए हैं, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अशोक जी आपका चेहरा जनता का हितैषी नहीं है कि झूठ से शुरुआत होती है और 4 साल में आपने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। जब राहुल गांधी जी 1 से 10 तक की गिनतियां बता रहे थे, किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे थे, वो भी आपसे पूरा नहीं हुआ और 4 साल के अंदर आप तो कुर्सी से चिपक के बैठ रहे हो। और सचिन पायलट जी जिनके नाम पर, जिनके फेस पर आपको ये जो सत्ता मिली हुई है, आपने उनका अधिकार छीन लिया। जो आदमी धोखा करता है, अधिकार छीनता है, वादा खिलाफी करता है, वो जनता का हितैषी नहीं हो सकता, वो आपका नहीं हो सकता। अगर अशोक गहलोत जी में क्षमता है, ताकत है और जनता उनको चाहती थी तो वो 40 साल से राजनीति कर रहे थे, तो अशोक जी गहलोत अपने नाम पर कभी सत्ता में नहीं आए। आप सब लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अशोक गहलोत जब 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो किसके नाम पर सरकार आई थी, किसके नाम पर एमएलए जीत कर आए थे, स्वर्गीय परशुराम जी मदेरणा के नाम पर आए थे। उसके बाद जब 2003 तक 5 साल का राज किया और जब दोबारा सरकार में जाने का मौका मिला, चुनाव में गए तो उनकी हालत कांग्रेस की क्या हो गई थी वो मेरे से आपसे छुपी हुई नहीं है। और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी और 5 साल जब पक्ष में रहने के बाद अशोक जी एक दिन भी विधानसभा में नहीं गए। और जब 2008 का मौका आया, उसके टाइम में कोई भी फेस नहीं था सीएम का, लेकिन अपनी सांठगांठ से दिल्ली में बैठे हुए अपने संगठन के साथियों की मदद से, और पता नहीं कौन से जादूगर हैं, जादूगर तो पता नहीं, लेकिन शायद चापलूसी बहुत अच्छी कर लेते होंगे, इसलिए वापस वो अशोक जी गहलोत दूसरे के नाम पर सरकार आई। सीपी जोशी जी को, बीडी कल्ला को और उनके जैसे अनेक नेताओं को हरवाकर वो फिर सीएम बने। उसके बाद फिर उन्होंने 5 साल राज किया। अगर जनता की सेवा करते, जनता के दिलों में राज करते तो जनता उनको ठोकर नहीं मारती, गले से लगा लेती, कंधों पर उठा लेती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत में क्षमता नहीं है बड़ी बड़ी बातें करने से, छोटी मोटी चीजें फ्री कर देने से और बाकी चीजों में लूटपाट, बलात्कार आम हो गए, हत्याएं आम हो गई, बाजार के अंदर हर आदमी का जीना मुश्किल हो गया। आप कोई भी सामान लेने जाओ, हर आदमी की बस की बात नहीं रही। हमारी कमाई तो बहुत 0% में हो गई और महंगाई इतनी बढ़ गई कि हम लोग कोई सामान लेना हमारे बस की बात नहीं रही। हमारे बच्चे, हमारे बड़े कोई सवाल कर ले, कोई चीज मंगवा ले तो हमें 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। और अशोक गहलोत लास्ट टाइम भी आए हैं तो किसी और के नाम पर आए हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, अगर राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट बने हुए 4 साल हुए थे, उस टाइम अल्प समय था, समय कम था, फिर भी हमारे 57 विधायक खड़े हुए थे। उसमें जनता ने 9.5 लाख हमें वोट दिए और हमारे कई ऐसे साथी विधायक जो विधायक नहीं बन सके लेकिन 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पर भी रहे हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जब 2023 के अंदर राष्ट्रीय लड़ने जा रही है, जो युवा तरुणाई हमारे साथ में चल रही है। 36 कौम का दुख, दर्द, पीड़ा और हर बात का एहसास जो हनुमान जी बेनीवाल को है वो किसी और को नहीं है। और ये एहसास क्यों है उनको कि वो हर दर्द से गुजरे हैं, उन्होंने खुद का मुकाम खुद बनाया है, वो जनता के बीच में रहने वाले हैं, उन्होंने पीड़ा सहन की है, तकलीफें सहन